अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू टॉक टुडे, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर क्रिकेट नहीं हो रही होती तो और बहुत सारी खबरें जो है वो मुसलसल हमें मिल रही होती हैं। सो उन खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद भी होंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। वेलकम करते हैं आपका शो गेम सेट मैच में। और जैसे सवेरा ने कहा, आज के शो में हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और आईसीसी ने एक नया मॉडल शेयर किया है रेवेन्यू शेयरिंग के हवाले से, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट में, जिसमें हम स्पोर्ट्स में जो हैपनिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो ओवर टू सवेरा फॉर स्टार्टिंग द व्हाट्सएप सेगमेंट। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स, क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एशिया कप। सो एशिया कप का मामला जो है वो अभी भी बहुत ही मसले में है, गंभीर होता जा रहा है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बिकॉज अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलने को तैयार, ये तो हमें सबसे पहले दिन से पता था। श्रीलंका और बांग्लादेश ने हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने से इनकार कर दिया है। अब पीसीबी का एशिया कप दूसरे वेन्यू पर कराने से भी साफ इनकार हो गया। सो कहते हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान के अलावा दूसरे वेन्यू पर कराया जाता है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं होगा। पीसीबी ऑफिशियल्स के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है वो हाइब्रिड मॉडल से तो इख्तलाफ है, लेकिन पाकिस्तान आकर खेलने से कोई एतराज़ नहीं है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा वक्त ही बताएगा। अगली खबर है आईसीसी के हवाले से। आईसीसी ने नए फाइनेंशियल मॉडल का भारत जो उन्होंने अनाउंस किया है उसमें भारत के बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो जनरली होता है बिकॉज भारत का या बीसीसीआई का बहुत ज़्यादा स्टेक होता है आईसीसी के रेवेन्यू को अर्न करने में। सो नए फाइनेंशियल मॉडल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और आईसीसी के सालाना $600 मिलियन में से $231 मिलियन भारत को देने की तजवीज़ हो रही है, जो कुल आमदनी का तकरीबन आधा हिस्सा बनता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को टोटल कमाई का 6.5%, जो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर इंडिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 6.25%, विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट शेयर। लेकिन आप अगर देखेंगे भारत का जो शेयर है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता जा रहा है शेयर। और पाकिस्तान का जो पोजीशन है उस रेवेन्यू शेयरिंग में वो 4th पोजीशन है, जो $6.25% की तजवीज़ की गई है। ये रकम $34 मिलियन से ज़ायद होगी जो टोटल रेवेन्यू है। दीगर टीमों को इससे भी कम हिस्सा मिलेगा। आई एम सॉरी, $34 मिलियन जो है वो पाकिस्तान का शेयर होगा और उसके बाद की जो टीम्स हैं उनका शेयर इससे भी कम होगा। सो ये तो इस वक्त कहाँ कौन सा शेयर किधर जा रहा है ये हमें बहुत क्लैरिटी में पता चल गया है। सो अब देखते हैं कि आगे किस तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी ज़रूर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट्स ज़रूर बड़े हैं इंडिविजुअल मुल्कों के, उसके हवाले से भी हम और डिटेल में बात करेंगे जब हमें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज्वाइन इन करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट आईसीसी का एक इवेंट जो कि इस वक्त का मार्की इवेंट होगा इस साल का, दैट इज़ दी वर्ल्ड कप 2023, यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का स्केड्यूल एट लास्ट फाइनल हो गया है। जो टीम आए जो टीम जाए, नहीं आए, स्केड्यूल ज़रूर सामने आ गया है। इवेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को, जबकि फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा मैच यानी पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को होगा। बीसीसीआई पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाना चाहता था, जहां पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार नहीं। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फिर पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना पड़ेगा। व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स की सारी खबरों का हुआ यहाँ पे इख्तिताम। मूविंग ऑन फर्दर, और आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जिनके बारे में जो कि हमारे सामने आए। एक तो ऑब्वियसली आईसीसी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो सामने आया उसके हवाले से बिल्कुल बात करेंगे। एशिया कप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये साथ ही साथ प्लेयर्स की बात करें। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, ऑब्वियसली जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बाहर जाते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स लीग्स खेलना शुरू होते हैं, इंटरेक्शन बढ़ता है फॉरेन प्लेयर्स से, सो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड दे नो व्हाट देयर राइट्स आर। पहले तो होता था जी, ये कॉन्ट्रैक्ट आता था, साइन करो वापस दे दो, कोई पढ़े नहीं कोई कुछ नहीं। फिर मैनेजर्स बीच में आए। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लेयर्स के मैनेजर्स से भी काफ़ी नाराज़ रहा पास्ट में। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद है, उनको खुश आमदेद कहते हैं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वेलकम टू द शो माजिद साहब। जी बहुत शुक्रिया फैजल साहब।
अच्छा, सो भट्टी साहब, सबसे पहले तो इसी हवाले से बात करते हैं। प्लेयर्स एंड पीसीबी, 1 महीना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद प्लेयर्स हमारे समझदार होते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। भट्टी साहब, जाहिर है सवेरा, आपको पता है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को हाईटेक बना दिया है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा था, मैं और आप एक ही चैनल पे प्रोग्राम करते थे, तो आपने मुझे वो अल्फाज में नहीं बोल सकता, आपने मुझे कहा था कि भट्टी साहब आप भी हाईटेक हो गए। तो दुनिया ने जहाँ हमें हाईटेक बना दिया इस उम्र में, तो प्लेयर्स तो ज़ाहिर यंग हैं, दुनिया भर में उनके लोगों से कांटेक्ट भी रहते हैं, और फिर जब होटल्स में ये हफ्तों पड़े रहते हैं तो टाइम पास करने के लिए आजकल तो सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह है नहीं। लेकिन यहाँ जो हाईटेक होना एक अच्छी बात है, लेकिन एजेंट्स पाकिस्तान में जिस तरह प्लेयर्स को मुख्तलिफ मामलात में इन्वॉल्व कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखा पिछला जो रमीज राजा का बोर्ड चला गया उसको भी काफी कंसर्न थी। बल्कि पिछले दिनों एक शायद आपका ईद का शो था नसीम शाह का, जिसपे नसीम शाह ने ये ट्वीट किया कि मुझे नहीं पता था कि मेरे एजेंट ने मुझसे पूछे बगैर कोई ट्वीट कर दिया। तो हमारे यहाँ इस किस्म की अनहोनियां भी होती हैं। लेकिन प्लेयर्स, मैं बताऊं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एजेंट्स भी हैं जो माजी में ये कहते रहे प्लेयर्स के साथ कि भाई अगर पाकिस्तान टीम में आपने आना है तो आप हमारे पास आ जाए, हम आपको 11 की तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन 15-16 की जो टीम बनेगी तो अगर आप मेरे पास आ जाएंगे तो हम आपको 15-16 की टीम में डलवा सकते हैं। यही वो मामला थे जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी कंसर्न था कि एजेंट्स प्लेयर्स के मामला जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियसली हैंडल कर रहे हैं। फिर पिछले दिनों जब रमीज राजा ही चेयरमैन थे तो एक और इशू आया था प्लेयर्स के मुआवजों का, वहां भी बाबर आजम, रिजवान, शायद उसमें शादाब खान भी थे, जिन्होंने जिस तरह निगोशिएट किया था पीसीबी के अफसरान से, उसमें पीसीबी को काफी तशवीश हुई कि प्लेयर्स ने अपने एजेंट के कहने पर पीसीबी की अथॉरिटी को चैलेंज किया। लेकिन जाहिर है प्लेयर्स, आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत पावरफुल है, और माजी में हमने पाकिस्तान में भी देखा प्लेयर्स पावर का, हमने जितना पाकिस्तान क्रिकेट में बेदरेक इस्तेमाल देखा किसी और मुल्क में नहीं था। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आई है उसके जरिए जाहिर है प्लेयर्स को और अलर्ट कर दिया। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसमें भी उनकी नजर है, और जो पैसों में पाकिस्तान में तफरीक बढ़ती जा रही है उसमें भी प्लेयर्स कहते हैं कि जी इंडिया में तो इतना पैसा मिलता है, हमें इतना कम पैसा मिल रहा है। तो यही वो वजूहत हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं आज क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े हैं और अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। माजिद साहब, एजेंट्स का को कंट्रोल करना और उनका इतना ऐसा रोल होना कि वो प्लेयर्स को टीम में ला सकते हैं, उसको कंट्रोल करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन प्लेयर्स का एक सिग्निफिकेंट शेयर मांगना या अच्छी रेम्यूनरेशन का डिमांड करना, आई थिंक काफ़ी हद तक वो फेयर भी है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे जो प्लेयर्स की लाइफ है वो कितनी है, और अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो कितना हमारे बोर्ड सपोर्ट करता है या कितना हमारा मुल्क जनरली सपोर्ट करता है आपके एक्स सुपरस्टार्स को। और क्योंकि आप PSL करवाते हैं और हमारे प्लेयर्स पूरी दुनिया के प्लेयर्स से मिलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में डिमांड करना टू सम एक्सटेंट सही लगता है हमें कि ये करना चाहिए प्लेयर्स को, ताकि वो फेयरली कॉम्पनसेट हों अपने स्किल्स के हिसाब से। देखिए फैसल साहब, आप बहुत दूर न जाएं। रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारे दो मेन प्लेयर्स अनफिट हुए, उसमें शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान थे। एक इशू भी आया, फखर ने, शाहीन ने, बल्कि शायद अफरीदी ने ये कहा कि शाहीन को जो उनका जो एयर टिकट था वो पीसीबी ने शायद नहीं बनवा के दिया दुबई से, लेकिन वो पूरे अखराजात जो थे वो क्रिकेट बोर्ड ने बाद में अदा किए, इंक्लूडिंग एयर टिकट और उनकी जो रिहाइश थी, प्लस जो डॉक्टर्स को मुआवजा दिया गया। इस तरह फखर जमान, ये जब वो यूके गए थे रिहैब के लिए, जब की बात कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल। तो फिर PSL में आप देखें कि शाहनवाज दानी के साथ हुआ कि वो मुल्तान सुल्तान के शायद पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए थे, उनकी जो फ्रेंचाइज थी उन्होंने उसको लुक आफ्टर किया। तो मेरे ख्याल में इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, बल्कि आज जो एक खबर दुनिया की बड़ी क्रिकेट वेबसाइट पे चल रही है कि टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज
को जो शेयर दिया जाएगा, जो टॉप 4 कंट्रीज है उनमें एक पाकिस्तान भी है। इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के बड़े और प्रोफेशनल बोर्ड में शुमार होता है, लेकिन प्लेयर्स और बोर्ड की लड़ाई और नोक-झोंक ये तो देखिए चलती रहती है। लेकिन आपने जो पहली बात की ना, प्लेयर्स ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि फला बंदे को आप पाकिस्तान टीम में डाल दें। हाँ, अगर प्लेयर की जायज डिमांड है, चाहे वो माली डिमांड है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उसमें तो क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल लुक आफ्टर करना चाहिए प्लेयर। बिल्कुल। और जहां मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां ये डिमांड्स हैं प्लेयर्स की जो कि वैलिड है बिल्कुल, मतलब मेडिकल की हैं, क्योंकि भट्टी साहब हम बार बार बात करते हैं, मेरा ख्याल से एक फंड क्रिएट करने की कोशिश भी की गई थी एहसान मानी और वसीम खान के दौर में। आई एम नॉट श्योर कि अभी तक वो फंड मौजूद है कि नहीं मौजूद। वेल बीइंग ऑफ द क्रिकेटर्स, जो कि आगे जाके वो मतलब अगर रिटायर्ड प्लेयर्स हों उनकी वेल बीइंग के लिए वो फंड जो है क्रिएट किया गया था। आई एम नॉट श्योर कि अभी तक वो फंड एग्जिस्ट करता है पीसीबी में कि नहीं, मगर हमने देखा है पास्ट में कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कैसी जो नहीं बचा सके सही वक्त पे, वो कैसी कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन सवेरा पाकिस्तान में जो चीज लैक कर रही है, जो दुनिया भर के बड़े मुल्कों में है, शायद वो इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं। इंडिया में भी शायद वो प्लेयर्स एसोसिएशन हम आज तक नहीं बना सके। मुझे याद है एक बहुत अर्ली या मिड 80s की बात बता रहा हूँ कि माजिद खान ने एक कैंपेन चलाई थी कि पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन बने, नहीं बन सकी। राशिद लतीफ ने तो 12-14 साल पहले उन्होंने कोशिश करके देख ली। तो एक तो पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है, लेकिन रमीज राजा के दौर में एक जो अच्छा काम हुआ, हमारे यहाँ जो पेंशन मिलती है प्लेयर्स को, शायद उस जमाने में 42 या 44 हजार मिलती थी। रमीज राजा ने एकदम से 1 लाख उसमें इंक्रीज किया, जो मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन एक प्लेयर जिसमें अब खुद रमीज राजा भी शामिल हो गए, तकरीबन 1,44,000 या 1,43,000 महीने के उनको मिल रहे हैं। ये एक अच्छा अमाउंट है। फिर एक और जो रमीज राजा ने अच्छा काम किया कि पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स थे जिनका इंतकाल हो गया, अब्दुल कादिर और आफ्ताब बलोच, इत्तेफाक से पीसीबी के कानून के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स का इंतकाल हो चुका है उनकी बेवाओं को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन ये केसेस एज ए स्पेशल केस जब रमीज राजा के पास गए तो आज आफ्ताब बलोच की जो बेवा है उनको भी पेंशन मिल रही है और अब्दुल कादिर की बेवा जो है उनको भी पेंशन मिल रही है। तो हमारे यहाँ ये नहीं कि हम देखें हम हर वक्त नेगेटिव बातों को प्रमोट करते रहते हैं। मैंने कहा चले आज चूंकि हम टीवी चैनल्स पे बल्कि पिछले 2 दिन से देख रहे हैं एक बड़ी स्ट्रेस वाली खबरें, मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट के जो अच्छे पहलू हैं उसको भी हम उजागर करें। देखिए ये रमीज राजा ने अच्छा काम किया कि 2 क्रिकेटर्स जो अभी दुनिया में नहीं है उनकी बेवाओं को पेंशन मिल रही है। और भी ऐसे मामला हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड लुक आफ्टर करता रहता है। हमारी क्रिकेट में देखिए सारी चीजें गलत नहीं है। इत्तेफाक से आज का जो हमारा मीडिया है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि आज के दौर में अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो खबर नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर बनती है, फिर हेडलाइन बनती है। तो हम लोग हर वक्त नेगेटिव खबरों की तलाश में रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फंड क्रिएट क्रिकेट बोर्ड करता रहता है, मिलते भी रहते हैं। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि हम गरीब मुल्क है, हमारे इतने वसाइल नहीं है जितने दूसरे मुल्कों को हैं। और हर चीज क्रिकेट बोर्ड के अलावा अब देखेंगे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज जो है वो बहुत सारे लोगों को लुक आफ्टर करती है। नदीम उमर साहब, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, अंपायर, ऑर्गेनाइजर्स जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, अक्सर आप उनके ऑफिस चले जाएं तो लोग वहाँ बैठे होते हैं, नदीम उमर साहब उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ अच्छे काम भी हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है गरीब मुल्क के इसमें 100% हम इस चीज को पूरा नहीं कर सकते। भट्टी साहब, प्लेयर्स जो क्लेम कर रहे हैं कि जो आईसीसी से शेयर मिलता है उसमें भी उनका शेयर होना चाहिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो भी चीज होनी चाहिए, वो भी आपको वैलिड लगती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्लेयर्स आज जो ये मौज मस्ती हम क्रिकेट बोर्ड में देखते हैं, सवेरा जब हम नेशनल स्टेडियम में दाखिल होते हैं और राइट साइड पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहाँ आप देखें कि बेतहाशा गाड़ियां आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगी जो क्रिकेट बोर्ड के अफसरान की है। वो सारे अफसरान लाहौर से आए हुए होते हैं, पूरा हेडक्वार्टर कराची आ जाता है, 5 स्टार होटलों में रहता है, डेली अलाउंस रहता है,
हर बंदे के पास अलग गाड़ी होती है। सारी मौज मस्ती जो क्रिकेट बोर्ड में है ये क्रिकेटर्स की वजह से। लिहाजा जो दुनिया में दूसरे मुल्कों में अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी देख ले, उनको एक बार स्टडी कर ले, तो मेरे ख्याल में अगर गुंजाइश है तो बिल्कुल ये पैसा जब क्रिकेटर्स की वजह से आ रहा है तो मेरे ख्याल में उसका ज्यादा शेयर भी क्रिकेटर्स को जाना चाहिए। हाजी साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 30+ प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डू यू थिंक इतने सारे प्लेयर्स होने चाहिए, या आपको लगता है कि आपको कैटेगरीज में विद इन कैटेगरी आपको प्लेयर्स बढ़ा दें लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कम होने चाहिए? देखिए वैसे साहब, जो लास्ट ईयर रमीज राजा के दौर में कॉन्ट्रैक्ट बने थे ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जिसमें शादाब खान है, शादाब खान तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलते तो उनको फिर तीनों फॉर्मेट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी या एक आध प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल 25 से 30 मुनासिब तादाद है, इससे ज्यादा लोगों को फिर ये फ्री फॉर ऑल कर देंगे ना। जिस तरह अगर आपको याद हो कुछ साल पहले अचानक फवाद आलम ने जब परफॉर्मेंस देना शुरू की तो फवाद आलम को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। मेरे ख्याल में अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये आप मेरी बात आज याद रखिएगा कि अब इसमें बड़ा जो इनपुट होगा वो मिकी आर्थर का होगा। बाबर आजम और हारून रशीद तो इसमें अपनी राय देंगे, लेकिन मिकी आर्थर के मशवरे से ये 1 जुलाई से जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें मिकी आर्थर क्योंकि अब डायरेक्टर बन गए, मिकी आर्थर चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को आगे लेके जाएं। तो मिकी आर्थर की जो राय है उसमें सबसे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड अब उसी को अहमियत देगा। बिल्कुल, ज़्यादा सजेशंस भी मेरे ख्याल से उन्हीं के चलेंगे। बट भट्टी साहब, आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पे जाने से पहले एक इशू जो कि मुसलसल अभी चल रहा है, एशिया कप, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या भट्टी साहब आपकी क्या रीडिंग है, क्या होता हुआ आपको दिख रहा है कि कहाँ किस करवट ये ऊँट बैठेगा? क्या इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घुटने टेकने पड़ेंगे? क्योंकि सेठी साहब तो इतने बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, अब फैंस को कैसे कहेंगे कि नहीं जी चले न्यूट्रल वेन्यू पे चल के खेल लेते हैं? सवेरा रमजान में मेरे ख्याल में 20 या 21 रोजे हो चुके थे, तब मैंने खबर दी थी और मुझे एक मेरे इंडियन दोस्त ने बताई, वो वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों से रिलेटेड थी। एक तो उन्होंने कहा कि देखें बीसीसीआई ने अब ये तय कर लिया है कि अगर एशिया कप होगा तो श्रीलंका में होगा। दूसरा उसने कहा कि इंडिया ने 3 वेन्यूज शॉर्टलिस्ट किए। आपको याद होगा कि रमजान के शुरू के दिनों में पहले चेन्नई और कोलकाता के नाम आए थे जी। लेकिन मुझे जो मेरे सोर्स ने कहा, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली, धर्मशाला और मोहाली, ये वो 3 वेन्यूज हैं जिस पर बीसीसीआई जो है वो कहता है कि अगर पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी तो इनमें 3-3, 4-4 घंटे का बाय रोड फासला भी है। अगर कोई पाकिस्तान से बाय एयर आना चाहेगा तो 35-40 मिनट की फ्लाइट है, प्लस जो लोग अगर वादा के रास्ते भी आना चाहेंगे तो 3-4 घंटे में वो मोहाली, दिल्ली या धर्मशाला पहुंच जाएंगे। एक तो ये उसने मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जाहिर है भारत को कन्विंस करना और भारत को एशिया कप के लिए राजी करना वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एशिया कप से भी ज्यादा एक और इशू है जो पाकिस्तान को आगे जाके हर्ट करेगा कि अगर एशिया कप में भारत नहीं आता पाकिस्तान तो 2025 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान को मंजूरी दी गई एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की, उस वक्त तो गंगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और वो मीटिंग में मौजूद थे आईसीसी की। लेकिन अब गंगुली भी नहीं रहे, रमीज राजा उस मीटिंग में थे, वो भी नहीं रहे, तो मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरे में लग रही है। भट्टी साहब, एक चीज़ जो और स्पेक्यूलेट हुई, फिर हमारे शो पे जो है वो एक इंडियन जर्नलिस्ट भी आए, के श्रीनिवास राव साहब भी हमारे शो पर आए थे। उनका ये कहना था कि एसीसी शायद जो होस्टिंग राइट्स हैं वो ही पूरे श्रीलंका को दे देगी अगर पाकिस्तान किसी फैसले पे नहीं पहुंचा। आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है? देखिए, श्रीनिवास राव जो हैं मुंबई में रहते हैं और इंडिया में जो चंद बाखबर सहाफी हैं, जिस तरह सवेरा आप हैं, उस तरह श्रीनिवास राव जो हैं उनका शुमार होता है, तो उनकी डेफिनेटली खबर सही होगी। बल्कि ये 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में, तो पाकिस्तान भी उसका चौथा मेजबान था, लेकिन पाकिस्तान में
चूँकि पॉलिटिकल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई तो पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिले। तो हो सकता है कि ये तजवीज़ भी हो, लेकिन देखिए भारत तो किसी तरीके से ना इस हाइब्रिड मॉडल को मानने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। बट इस हाइब्रिड मॉडल तो फीजिबल था ही नहीं। मतलब अगर आप हाइब्रिड मॉडल सोचें, एक मिनट को हम सोच लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल क्या होगा। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यूएई में खेले या श्रीलंका में खेले, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में खेले, कौन देखने आएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के मैचेस पाकिस्तान में जब उनकी अपनी टीम पाकिस्तान में। तो हाइब्रिड मॉडल का एक शोशा तो छोड़ दिया गया था, मगर कहीं भी प्रैक्टिकलिटी आपको लगती थी उस हाइब्रिड मॉडल की? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती थी। इसलिए कि पाकिस्तान अगर इंडिया से खेलने सपोज करें श्रीलंका जाता, फिर वापस आता, फिर जाता, फिर आता, तो फाइनल होता, तो फिर पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है और फाइनल हो रहा है श्रीलंका में, तो मतलब वो पॉसिबल नहीं था। भट्टी साहब, अनसर्टनिटी की तो जो हम बात करें ना, अनसर्टनिटी तो हर जगह है। इवन सेठी साहब को अपनी पोजीशन के लिए भी अनसर्टनिटी है, क्योंकि बहुत तेजी से जका साहब का नाम भी अचानक से फ्लोट हो गया है। सो यस, हम बिल्कुल अभी एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पीसीबी के हालात पे तो बात कर ही रहे हैं एशिया कप के हवाले से, मगर आईसीसी ने क्या फाइनेंशियल मॉडल 2024-27 प्रपोज किया है उसके हवाले से भी बात करें। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब शो पे साथ हैं हमारे, और हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, एशिया कप के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अब हम अपना डिस्कशन ले जाते हैं आईसीसी ने जो अभी रेवेन्यू मॉडल शेयर किया है उसके हवाले से। माजिद भट्टी साहब, आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि रेवेन्यू शेयरिंग का क्या मॉडल सेटअप हुआ है, और उसमें बीसीसीआई का एक लायंस शेयर है, और उस शेयर के बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का नंबर आता है। व्यूअर्स के स्क्रीन पे भी हमने दे दिया है कि क्या शेयरिंग होनी है। लेकिन टॉप टीम जो बीसीसी, टॉप बोर्ड जो बीसीसीआई है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे पाकिस्तान की पोजीशन है। लेकिन बड़ा डिफरेंस है भट्टी साहब, किस तरह देखते हैं आप इस मॉडल को? ऑल्दो हमें पता है कि इंडिया का रेवेन्यू अर्न करने में भी बड़ा शेयर है, लेकिन डू यू अग्री विद दिस मॉडल, या आपको लगता है कि कुछ और ट्विकिंग होनी चाहिए थी इसमें? देखिए, होना तो ये चाहिए कि अगर इंडियन टीम बड़ी टीम है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें भी कम नहीं है। हमने एशिया कप का फाइनल लास्ट ईयर खेला, हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी उसकी स्टैंडिंग है। चाहे हम 48 घंटे के लिए वनडे में नंबर 1 बने, हम नंबर 1 तो बहरहाल रैंकिंग में आए। लिहाजा आईसीसी को चाहिए कि इसमें कोई मसावी फार्मूला बनाए जिसमें सबको बराबर का शेयर मिले। लेकिन हम आईसीसी को अक्सर कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो जब वहाँ पर इंडिया की डोमिनेंस होगी और टेस्ट खेलने वाले दूसरे मुल्क जो हैं वो घुटने टेक देंगे, आईसीसी घुटने टेक देगी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये साल से ऐसा ही हो रहा है। आप देखें कि इंडिया को सबसे ज्यादा मैचेस मिलते हैं पूरे साल में, शेयर उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट सबसे ज्यादा उनको मिलते हैं। जिस बात पे वो अड़ जाते हैं वो अपनी बात मनवा के दम लेते हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हमारे पास आएगा तो वो उनके पास जाता है। अगर वो चाहते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा। लेकिन जाहिर है उनकी आप गुंडागर्दी कह लें या उनकी डोमिनेंस कह लें, लेकिन बहरहाल डोमिनेट तो इंडिया कर रहा है, और हमारे पास और आईसीसी के पास भी फिलहाल तो इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। भट्टी साहब, तो एक सवाल अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट के हवाले से पूछना चाहूँ भट्टी साहब, भट्टी साहब आपको लगता है कि लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है? और अगर इंडिया को देखा जाए, उन्होंने पिछले साल भी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, इस बार भी वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। डू यू थिंक पाकिस्तान हैज टू डू वेल इन द लॉन्गर फॉर्मेट टू बी इन द रिकग्निशन मोड? बिल्कुल, देखिए टेस्ट मैचेस में हमारी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से 1-0 होम ग्राउंड पर आ रहे हैं, इंग्लैंड 3-0 हमें हरा के चला गया, न्यूजीलैंड से हम हारते हारते बचे। वो नसीम शाह अगर आखिर में कराची टेस्ट में 3-4 ओवर ना गुजारते तो न्यूजीलैंड ने भी वो टेस्ट मैच जीत लेना था। तो हमें 4 डे क्रिकेट पे जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो सबसे दुनिया में पॉपुलर फॉर्मेट तो नहीं कह सकते, लेकिन टेस्ट मैच तो कहते हैं क्योंकि इसमें रियल टेस्ट होता है देश का, लिहाजा इसको टेस्ट मैच कहा जाता है। तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में हम उस फॉर्मेट में आज तक वो टीम नहीं बना सके। हम चाहें कि अफ्रीकी को
गैर जरूरी तौर पर टेस्ट मैच इसलिए खिला देते हैं कि हम कोई दूसरा बॉलर नहीं तैयार कर सकें। हमें ये पता ही नहीं है कि यासिर शाह टेस्ट मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। मेरा ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को, अब मिकी आर्थर आ गए, उनको भी सोचो विचार की जरूरत है। बाबर आजम को सोचने की जरूरत है कि जितने अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं उतनी अच्छी टेस्ट मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल। भट्टी साहब, कमिंग बैक टू द शेयर्स, जो कि हम ये भी फाइनेंस मॉडल की बात कर रहे हैं आईसीसी की, देखिए थोड़ा सा तल्ख है ये बात, मगर मेरे ख्याल से हम सबको एक रियलिटी चेक होना चाहिए। मैं इस वक्त स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखती हूँ, मैं इस वक्त ब्रॉडकास्टर की लिस्ट देखती हूँ। आईसीसी के इवेंट जो है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर ने ख़रीदे हुए हैं, इंडिया का ब्रॉडकास्टर जो है वो शेयर दे रहा है। उसके बाद मैं स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखती हूँ, जो कि आईसीसी के पिछले चंद वर्ल्ड कप्स में जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं वो सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो भारत से हैं। अब आप जाहिर सी बात है बहुत सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कुछ टाइम हम जाके और रिवाइंड करते हैं, कुछ और पीछे जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा था कि जिस वक्त जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड था, जो कि उस वक्त बीसीसीआई भी नहीं था, डिफरेंट एक नाम से जो है वो चलता था, उस वक्त जो है ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं था इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी इकोनॉमी को साथ लेकर उस रिस्पेक्ट को गेज किया। अगर आज एक ज़माने में बिग 3 भी आया था ना, अब बिग 3 से हमें बिग 1 दिख रहा है, एंड देन 2, 3, 4, 5 दिख रहा है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह तेज़ी से बीसीसीआई ने जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया, स्पॉन्सर वाइज स्ट्रॉन्ग किया, परफॉर्मेंसेस वाइज भी स्ट्रॉन्ग किया, जिस तरह अभी हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि हम किसी और को ब्लेम करने से पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें? रमीज राजा साहब, हमेशा एक बात जो बहुत अच्छी उनकी मुझे लगती थी वो यही था कि आप अच्छा खेलेंगे तो टीमें दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगी खेलने के लिए और अपनी बी साइड्स नहीं भेजेंगी, आपकी वैल्यू बनेगी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। सो आपको नहीं लगता कि हमें खुद को बेहतर करना पड़ेगा, इंस्टेड के हम किसी को कहें कि भाई तुम क्यों बेहतर हो गए, तो तुम क्यों अपनी मनमानी चला रहे हो? बिल्कुल सवेरा, बहुत अच्छी आपने बात की। अभी जब पाकिस्तान की टीम चौथा वनडे जीतकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे आई जी, तो मैंने दिल में दुआ की कि पाकिस्तान अगर संडे का मैच भी जीत जाए तो एटलीस्ट 10-12 दिन हम दुनिया को बता तो सकें कि भाई हमने 12-14 दिन आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहे हम वनडे क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली विदिन 48 आवर्स, बल्कि लेस देन 48 आवर्स हम मैच हार गए, वो हमसे रैंकिंग चली गई। ये सेम सिचुएशन टेस्ट मैचेस में भी है कि टेस्ट मैचेस में हम इतना अच्छा कर नहीं रहे। जिस तरह इंग्लैंड की टीम आई, एक ही दिन में पिंडी में हमने 500 रन बनवा दिए। फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम ऑस्ट्रेलिया से लाहौर में टेस्ट मैच हार गए, कराची में न्यूजीलैंड से हारते हारते बचे। तो हमारे पास जाहिर टेस्ट मैचेस में उस कैलिबर के स्पिनर्स नहीं है। मुझे याद है कि 79 में पाकिस्तान 3-0 इंडिया से हार गया इन इंडिया, लेकिन जब वापस आया कराची में टेस्ट मैच हुआ, ये वो टेस्ट मैच था जिसमें तौफीक अहमद का डेब्यू हुआ। पाकिस्तान ने पिच बनाई, मैंने जनरल क्लोजर में बैठ के मैच देखा। पहले दिन लंच से पहले तौफीक अहमद, इकबाल कासिम, वो 2-2 फीट 3-3 फीट उनकी गेंद ब्रेक हो रही थी। पाकिस्तान ने 2.5-3 दिन में वो टेस्ट मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने 1-0 टेस्ट मैच जीत ली। आज हम लोग किसी भी इस क्वालिटी की नहीं बना पा रहे। बिल्कुल रमीज राजा की मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती तो हम दुनिया में अपने केस को मजबूती से लेके चलते। लेकिन क्राइटेरिया भी गलत है कि अगर स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, तो शेयर भी सबसे ज्यादा उनको मिलेगा। आप दूसरे मुल्कों से इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वहाँ पर एक वो जो पान पराग है वही इतनी बड़ी तादाद में बिकता है कि हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्ट भी नहीं बिकती होंगी, तो उनकी जो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली नीचे जा रही है। बट भट्टी साहब, एक नेचुरल फिनोमेना है ना, देखें जो घर में सबसे ज्यादा कमाने वाला होता है, इज्जत उसकी सबसे ज्यादा होती है। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। ऐसा नहीं होता कि नहीं जी जो बिल्कुल नाकारा भाई होता है उसको कहते हैं नहीं जी तुम हेड हो, चाहे जो कमा के ला रहा है वो कमा के ला रहा है। एंड दूसरी चीज, वक्त वो भी हमें याद है कि 1983 में जब इंडिया जो है वो खेलने गई है वर्ल्ड कप, सो उनको इनिशियली लॉर्ड्स की एक्रेडिटेशन तक नहीं दी गई थी, एंड इवेंचुअली जब वो फाइनल में पहुंचे तो दे वर गिवन द लॉर्ड्स एक्रेडिटेशन, बिकॉज उस वक्त कोई रिस्पेक्ट नहीं थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने वो रिस्पेक्ट गेज नहीं की थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1983 से लेके यहाँ तक का जो सफर है,
बीसीसीआई को स्ट्रांग बनाने में बीसीसीआई की फिर बहुत सारी एक कंसिस्टेंसी, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी चीज़ है जो कंसिस्टेंसी बीसीसीआई की रही, वो मेहनत है जो आज वो बैठ के जो है वो आप कह लें कि वो दे रूलिंग इट। देखिए ये बात सही है, लेकिन घर में अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा कमा रहा है, लेकिन वो जब कमाने के लिए निकलता है तो घर में एक और भी तो फर्द होता है ना, जो बच्चों को संभालता है, किचन को संभालता है, घर के दीगर मामलात को संभालता है, तो ये टू वे ट्रैफिक है। इसी तरह वर्ल्ड क्रिकेट में अगर इंडिया डोमिनेंस दिखा रहा है, तो इंडिया अगर पाकिस्तान के बगैर ग्राउंड में उतर जाएगा तो जाहिर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दुनिया में बड़े मैचेस में आता है वो पाकिस्तान इंडिया मैच पे आता है। तो पाकिस्तान की टीम अगर होगी नहीं तो इंडिया किससे खेलेगा? इंडिया अफगानिस्तान के मैच में कौन आएगा? इंडिया बांग्लादेश के मैच में कौन आएगा? टेलीविजन की व्यूशिप भी वो नहीं होगी। लिहाजा मेरे ख्याल में इसमें ठीक है, इंडिया को शेयर ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे जो मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए भी शेयर में थोड़ा सा इजाफे की जरूरत है, क्योंकि ये फर्क जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क, ये तो बड़ा फर्क। और जहाँ भट्टी साहब हम ये बात करें कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया 83 के बाद, अगर पिछले 10 सालों में हम देखें हैं तो पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इंडिया ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि वो आइसोलेट करे पाकिस्तान को। हमें आईपीएल में से निकाला गया, हमें बायलैटरल सीरीज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी हम देखा जाए तो पिछले T20 वर्ल्ड कप्स देखें, हमारी परफॉर्मेंस इंडिया से बहुत बेहतर है। एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं। और जो ये फैक्टर्स हैं जो बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर इकोनॉमी ग्रोइंग सो मच, उतने सारे स्पॉन्सर्स हैं, वो शायद हमारे पीसीबी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भट्टी साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने कही कि हमारे पास फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर्स नहीं है। वी स्टिल रिमेंबर जब पाकिस्तान लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में खेल रहा था तो उस वक्त शान मसूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि ही शुड बी द टेस्ट कैप्टन। उस वक्त सरफराज कप्तान थे। सो उस वक्त मिकी आर्थर भी सिस्टम में थे। लेकिन हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, कप्तान बहुत स्ट्रांग होने के बाद, और अब तक या तो प्लेयर्स में वो चीज़ नहीं है कि वो अपने आप को कहें कि भाई मैं इस फॉर्मेट में खेलना चाहता हूँ। जैसे आप देखें जिमी एंडरसन हैं, वो सिर्फ टेस्ट मैचेस में खेलते हैं। जो रूट जैसा प्लेयर T20 में नहीं है। आप सोच सकते हैं कि बाबर आजम को आप लॉन्गर फॉर्मेट में ना खिलाएं, लेकिन हम या तो बोर्ड या प्लेयर्स दोनों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें प्लेयर्स को कि वो किस फॉर्मेट में चलेगा। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान क्रिकेट टू द नेक्स्ट लेवल, कि आप टेस्ट की डिफरेंट टीम करें। ओडीआईज में कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो टेस्ट में भी खेलें, और T20 की यू शुड हैव अ सेपरेट टीम। मैं देखें आपके जो सवाल का पहला पार्ट था ना, उसका जवाब दूं, और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग शेयर आपसे फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा कमर्शियल डिपार्टमेंट होने के बावजूद एक कंपनी को अपने बंडल राइट्स जो हैं स्पॉन्सरशिप के वो बेच दिए हैं जी। लमसम में वो एक सीरीज बेच देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, हमने $1 मिलियन में उस कंपनी को बेच दिए। अब वो कंपनी अगर $5 मिलियन भी बना रही है, लेकिन पीसीबी के अफसरान कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कंपनी जिसको बंडल राइट्स हमने बेचे हैं वही सब कुछ कर दी है। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है ना। आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर तो जाएं, बेचे तो सही। ये प्रोडक्ट बिकेगी कितने में, नंबर 1। अब जो आपका सवाल है, बिल्कुल वो सवाल भी वैलिड है कि हमें प्लेयर्स की स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए जरूरी है। मेरे ख्याल में शान मसूद बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। मेरे तो शान मसूद उनकी फैमिली से बड़े रिलेशन है, लेकिन खामखा शान मसूद को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में डालकर कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। और इतना बड़ा उनका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट है, अभी जो यॉर्कशायर काउंटी के कल वो खेलने पहुंचे हैं, कि शायद किसी और पाकिस्तानी का इस सीजन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन हम एक मैच खिलाते हैं, एक बिठा देते हैं। इसी तरह दूसरे प्लेयर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ भी वो चीज हमें लाना पड़ेगी। अगर कोई प्लेयर वाकई उस फॉर्मेट में फिट है तो उसको लेकर आए। अदरवाइज अपने क्रिकेट का हम दुनिया भर में मजाक उड़वाते हैं। बाद ऐसे चेहरे हम ले आते हैं जो डिजर्व नहीं करते। सिलेक्टर्स कुछ ले की बुनियाद पर सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अब अफगानिस्तान की सीरीज में जिस तरह हमने पूरी टीम ही तब्दील करके हमें दुनिया की छोटी टीम से हारकर हमने जगह जाही करवा दी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही होता रहता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो हमने ऐसा नहीं देखा।
बिल्कुल भट्टी साहब, हम ऐसा लगता है कि कहीं यूनिकॉर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बस जी वो ना डोमेस्टिक खेले ना कुछ खेले और लड़का आए और आके परफॉर्म करना शुरू कर दे। सबसे बड़ा मसला यही है कि हम डोमेस्टिक, जबकि वक्तन फवक्तन आप डोमेस्टिक से अबरार को लेकर आए, अबरार ने परफॉर्म किया, सऊद को लेकर आए, सऊद ने परफॉर्म किया, जो लड़का डोमेस्टिक से आया उसने बिल्कुल एक अलग क्लास दिखाई और परफॉर्म करके दिखाया। इफ्तिखार तो कर ही रहे हैं अभी जिस तरह इफ्तिखार ने परफॉर्मेंसेस किए, बट एक चीज़ जो कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, हमारे पास तैयारी का कोई वक्त नहीं है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने सीरीज़ खेलनी है नहीं खेलनी है, कुछ अभी तक उसकी वो नहीं आई है कि हाँ जी डेट्स आ गई हों या कुछ आ गई हों। वर्ल्ड कप से पहले भट्टी साहब आपको क्या लगता है कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ तैयारी करेंगे हमारे लड़के? क्या यही इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल खेल के वील गेट आवर टीम रेडी? सवेरा मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाता हुआ जा रहा हूँ, शायद ये बाद में कहानी दुरुस्त साबित हो जाए। अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर श्रीलंका एग्री नहीं करता, जिस तरह आज खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका नहीं मान रहा, तो ये जुलाई में पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज भी नहीं होगी। पाकिस्तान आप देखिएगा मना कर देगा श्रीलंका को कि हम आपके मुल्क पर नहीं आना चाहते। अफगानिस्तान की जो वनडे सीरीज है वो भी बिल्कुल हवा में है, कुछ पता नहीं है। लिहाजा पीसीबी को चाहिए कि अब पीसीबी इस पे काम करे, अगर कोई प्लान बी है तो उस पर अमल करे। लेकिन एक और जो पीसीबी हेडक्वार्टर में भी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है कि जाकिर खान साहब 60 साल के हो गए, लास्ट मंथ रिटायर हो गए, उसके बाद उनको 1 महीने की एक्सटेंशन दी। मुझे तो ये उड़ती उड़ाती पता चल रही है बात के शायद जाकिर खान को पीसीबी खुदा हाफिज कह दे। तो मतलब हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है उसका फ्यूचर जो है उसका ही नहीं पता। तो अब हम ये कैसे तय कर लें कि वो पाकिस्तान के लिए क्या प्लान करेगा कि हम वर्ल्ड कप से पहले क्या तैयारी करेंगे? तो हमारी क्रिकेट भी ऑटो पे चल रही है। यही भट्टी साहब, यही सबसे बड़ा मसला है जो हमारे बोर्ड की इंस्टेबिलिटी है, जो हमारे बोर्ड को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हमारे डोमेस्टिक की इंस्टेबिलिटी, हमारे जो बोर्ड में अफसरान बैठे उनकी स्टेबिलिटी, किसी को अगले दिन का पता नहीं, इसलिए वो कहते हैं जब जितनी देर है सब कर लें जो कर सकते हैं। बट थैंक यू भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड वंडरफुल डिस्कट वी हैड टुडे, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स थे जिस पे हमने बात की एंड बहुत अच्छे से। ऑब्वियसली भट्टी साहब इज़ द आइडियल पर्सन जिनसे हम ऑल राउंड जो है वो बात कर सकते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हवाले से। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। सवेरा एंड फैसल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।